सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोसिस और एम फेज, माइटोसिस और एम फेज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोसिस और एम फेज। ठीक है, अब देखो टोटल सेल को डिवाइड करने में टोटल जितना टाइम लगा उसका 95% टाइम कौन कंज्यूम करेगा? इंटरफेज, और 5% टाइम किस में लगेगा? माइटोसिस फेज में लगेगा। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या क्या आता है? G1 यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, गैप 2 G2 यानी गैप 2 फेज। ठीक है, और माइटोसिस या M फेज में क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हम बारी बारी से करेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं। अब देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, अब इनमें जो जो होता है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो G1 में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। और S फेज सिंथेसिस फेज मतलब नए डीएनए की क्या होती है? सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस और सेल फर्दर ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। ठीक है, अब देखो जो सेल नॉर्मली डिवाइड करेगी वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर कहां चले जाएगी? माइटोसिस फेज में चली जाएगी। ठीक है, पर कुछ सेल जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि हार्ट सेल, वो क्या करती हैं? वो फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है ना, वो बोलती है कि हमें आराम करने दो, हमें रेस्ट करने दो, हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना। तो वो क्या करती हैं? इस G1 फेज को छोड़ के कहां चली जाती हैं? G0 फेज में चली जाती है। G1 वाले फेज से निकल के वो G0 फेज में आ जाती है ना, क्यूसेंट स्टेज में आ जाती है। अब यहां पे क्या होगा? सेल फर्दर प्रोलिफरेट यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। बट यहां पे एक बात ध्यान रखना, वो सेल अभी भी जिंदा है, यानी अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डेड सेल नहीं है, वो सिर्फ आराम करना चाहती है, वो मरी नहीं है, वो डेड नहीं है, ये बात याद रखनी है। अब देखो दो वर्ड आते हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन, और करियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, करियो का मतलब न्यूक्लियस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो करियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की सेपरेशन या डिवीजन क्या हो जाएगी? करियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन या सेपरेशन को हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। पहले हम इस चैप्टर की छोटी छोटी कंफ्यूजन से निकल लेते हैं, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें बार बार इस चैप्टर में तंग करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है, देखो ये मैंने ड्रॉ किया है सेंट्रोमियर, ये क्या मैंने ड्रॉ किया है? ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखो सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक ये, एक ये। ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रोमियर के ऊपर क्या अटैच होती हैं? क्रोमेटिड अटैच होती हैं। ये अपनी एक क्रोमेटिड है, ये पूरी क्या है? एक क्रोमेटिड है। और ये क्या है? ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है। ठीक है, ये पूरी एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है अपना सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या है? काइनेटोकोर। और ये क्या है? अपनी क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, एक दो क्रोमेटिड है यहां पे। ठीक है, अब देखो ये दो क्रोमेटिड जो हैं, ये दो क्रोमेटिड जो हैं वो सेम सेंट्रोमियर पे है ना। दो क्रोमेटिड जब सेम सेंट्रोमियर पे लगी हो तो उनको क्या बोल देते हैं हम? सिस्टर क्रोमेटिड। उनको क्या बोल देते थे हम? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और फॉर एग्जांपल यहां पे एक और ऐसे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता तो ये क्या हो जाती? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो जाती? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो एक और कंफ्यूजन पे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास 3 सेल हैं, ये हमारे पास 3 सेल हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इस सेल में हाइट के लिए, इस सेल में हाइट के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए क्या है? 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, एक मदर से आया, फॉर एग्जांपल एक फादर से आया। ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम, ऐसे कितने भी कर सकते हो, 4 5 6। ठीक है, अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस सेल में हाइट के लिए, फॉर हम हाइट का एग्जांपल लिख रहे हो, हाइट के लिए क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम
की 3 कॉपीज है, ठीक है। तो एक सेल में क्रोमोसोम की जितनी कॉपी है उसको क्या बोल देंगे, उसकी प्लॉइडी, ठीक है। इसमें 1 कॉपी है तो हो जाएगा हैप्लॉइड, इसमें 2 कॉपी है तो हो जाएगा डिप्लॉइड, इसमें 3 कॉपी है तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। और ऐसे कितना भी कर लो, टेट्राप्लॉइड, आगे आगे 4 5 6 7 कितना भी अब बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोल दूं इन तीनों सेल में अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए, अगर तीनों सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा। देखो इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो ये क्रोमोसोम कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। और इसमें रेप्लिकेशन हो जाए, इसमें रेप्लिकेशन, देखो हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें हो जाए तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, डबल हो गया, सिंपल है। और ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्लॉइडी बताओ, इसमें ये प्लॉइडी बताओ, तो देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी। देखो यहां पे 1 क्रोमोसोम है और यहां भी कितने क्रोमोसोम है, यहां भी 1 ही क्रोमोसोम है, ठीक है। यहां से कंफ्यूजन से बचना है। यहां 1 क्रोमोसोम, यहां भी 1 क्रोमोसोम है, मतलब ये भी होगा हैप्लॉइड। यहां 2 क्रोमोसोम, यहां भी 2 क्रोमोसोम है, ये होगा डिप्लॉइड। और यहां 3 तो यहां 3, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर बोलो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, उससे क्या बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, देखो सिंपल है, ये बहुत कम आएगा। देखो यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या करना है, क्रोमेटिड को काउंट करना है। यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां हो जाएगा सी, 1C, है ना, 1C हो जाएगा। और यहां कितना है, ये है 2C, है ना, 2 क्रोमेटिड। यहां पे कितनी क्रोमेटिड, 1 2 3, यहां पे कितना है अमाउंट ऑफ डीएनए, 3C। और यहां अमाउंट ऑफ डीएनए इसकी रेप्लिकेशन के बाद कितना हो गया, देखो 1C, और ये कितना है 2C, यहां कितना हो गया 2C होगा, ठीक है। अब समझ रहे हो रेप्लिकेशन से क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हुआ है, प्लॉइडी बिल्कुल सेम रहेगी, क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज हुआ। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो इसमें कितना था 2C, और इसमें कितना, देखो 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, तो इसमें हो गया 4C। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 6C। तो इसमें कंफ्यूजन से बचना कि प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए दो अलग अलग चीजें हैं और ये अपने बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब देखो एक और कंफ्यूजन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको कैसे समझे, देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर जो ये रेड वाले क्रोमोसोम है ये है हाइट के लिए, है ना, एक आया मदर से हाइट के लिए, एक आया फादर से हाइट के लिए। और ये ब्लू वाले हैं जो ये है मान लो स्किन कलर के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर के लिए, एक आया मदर से एक आया फादर से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो एक आया मदर से एक आया फादर से, अब जो रिजल्ट यानी जो बच्चा पैदा होगा, जो प्रोजेनी आएगी, उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। फॉर एग्जांपल मदर की हाइट है 5 फुट और फादर की है 6 फुट, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो नए बच्चे की जो हाइट आएगी इन दोनों का मिला जुला के जो रिजल्टेंट आएगी, है ना, वो तो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, तो इन दोनों में क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। और ये दोनों किसके लिए, स्किन कलर के लिए, तो इन दोनों में भी क्रॉसिंग ओवर होगी और जो रिजल्ट निकलेगा, वेरिएशन आएगी, वो अपनी प्रोजेनी में अपने को दिखेगा, ठीक है। अब देखो जो 2 क्रोमोसोम है, एक मदर से एक फादर से, और दोनों में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और दोनों किसके लिए थे, हाइट के लिए, तो इसको बोल देंगे हम क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है क्योंकि ये सेम चीज के लिए है, एक मदर से एक फादर से, तो ये भी क्या हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके बीच में और इसके बीच में इधर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसके लिए था, हाइट के लिए, ये किसके लिए, स्किन कलर के लिए, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में क्या हुए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है। अब हमें पता है सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है अपना, ये है जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये
क्या है खाली स्पेस न्यूक्लियस के बाहर, ये अपना होता है क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं हमें पता है, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और ये सब होता है, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब सेल डिवीजन की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये भी डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सेम सेल मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इस सेल के अंदर क्या हुआ, ये बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज थी ये भी क्या है, डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बिल्कुल इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो गया, और कंडेंस होके ये किस फॉर्म में आने लग गया, ये किस फॉर्म में आने लग गया, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लग गया, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लग गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होके क्या बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी, बिल्कुल हम कंफ्यूजन क्लियर कर चुके हैं कि अगर यहां पे हमें प्लॉइडी लिखनी हो, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इस सेल में इस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपीज हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो मतलब क्या हो जाएगी, ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगी, ये सेल हो जाएगी डिप्लॉयड। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो मैंने कैसे बताया था, सिंपली क्या करना है, क्रोमैटिड्स को काउंट करना है। देखो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, ये तीसरी क्रोमैटिड, ये चौथी, है ना, कितनी क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4C। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज अपनी गायब हो चुकी हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे तरीके से क्या है, अपने क्रोमोसोम की फॉर्म में आ चुका है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब क्या होगा, अब यहां पे बनेगी क्या, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेल के बीच में से ऐसे ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ऐसे रफ डायग्राम ऐसे ही याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सेल के बीच में से बन जाएगी, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल मेटाफेज प्लेट से ही क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेज कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया, नाम से ही ऑटोमेटिक ये होनी चाहिए, मेटाफेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपनी मेटाफेज स्टेज है, ठीक है। अब मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है ना अपने, ये क्रोमोसोम है ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम और ये मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, ये है अपना दूसरा क्रोमोसोम, ये कुछ मेटाफेज प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाते हैं, देखो यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करनी हो कि क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं तो कहां पे होगी, मेटाफेज में होगी, है ना, मेटाफेज में। यहां पे कंडेंस तो हो गए थे पर यहां पे बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। देखो अब क्या होगा, यहां स्पिंडल से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, और वहां कहां अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे। हमने बात की थी कि सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, तो ये काइनेटोकोर पे यहां अटैच हो जाएंगे, ये काइनेटोकोर पे ऐसे अटैच हो गए, ये काइनेटोकोर पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या होगा, मेटाफेज प्लेट अपना क्या है, यहां सेंटर है। अब क्या होगा, ये वाले इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये वाले इस पार्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना, ये ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये नीचे की तरफ खींचेंगे, तो इसे ये इधर खींच रहे हैं, ये उधर खींच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इनकी सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, है ना, ये सेंट्रोमियर है बीच में से टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो ये आधा पार्ट उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, इसका भी ऐसे आधा इधर चला गया, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। हम डिवीजन सी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो मेटाफेज प्लेट को यहां पे शो कर दिया, हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर थे, ये थे अपने स्पिंडल फाइबर जो क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम के ऐसे खींच रहे हैं, इस क्रोमोसोम को ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये अब सेंट्रोमियर अपनी क्या है, सेंट्रोमियर अपनी जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर अपनी स्प्लिट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो ये कहां पे अटैच थी, ये यहां पे अटैच थी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये यहां पे अटैच थी, कहां पे, काइनेटोकोर पे, काइनेटोकोर पे, ठीक है। और इसकी सेंट्रोमियर जो है बीच में से टूट
टूट चुकी है, देखो ये टूट चुकी है, ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो इसके क्रोमोसोम के आर्म है वो पीछे की साइड होंगे, है ना, सिंपल सी बात है, बीच वाले पार्ट को खींच रहा है और ये आर्म जैसे हवा में पीछे की साइड उड़ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है जहां पे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जहां पे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो होगा एनाफेज, एनाफेज। और इसको कैसे याद करें, सिंपल सी बात है, ए फॉर अवे, अवे, ए फॉर अवे मतलब एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये होगा एनाफेज, ये होगा एनाफेज, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी की बात करें तो यहां पे क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, सेल में कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है डिप्लॉइड। और अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल सेम है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4C, ठीक है। और एनाफेज में बात करें तो क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है। अब देखो यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान दो इस बात पे, एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी दिखाई दे रही है, एक सेल में 1 2 3 4, मतलब यहां कैसी स्ट्रक्चर दिखती है अपने को 4n, इसमें 5 स्टार लगा लेना कि एनाफेज में टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है, टेट्राप्लॉइड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डीएनए तो बिल्कुल सेम है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4C, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आएगी अपनी टेलोफेज, नेक्स्ट आएगी अपनी टेलोफेज। टेलोफेज में सिंपल है, जो यहां पे हमने किया था ना कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपीयर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और सेल ऑर्गेनेलीज भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम है अपने वो यहां पे पहुंच चुके हैं, ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया, और ये भी ये यहां पे और ये यहां पे पहुंच गया, है ना, ये दो यहां पे पहुंच गए, ये दो यहां पे पहुंच गए। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो यहां पे हुआ था उसको रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अराउंड बनेगी, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल के अराउंड बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये अपनी स्टेज क्या है, टेलोफेज है। और इसके बाद क्या होगा, ये सेल बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज मान लो 10 बनी तो 5 इसके पास चली गई, 5 इसके पास चली गई, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में बन चुकी है, तो डिवाइड कर जाएगी। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी 2 सेल, हमें मिलेंगी 2 सेल, ठीक है। ये बीच में से डिवाइड कर दी और 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही हैं, 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी, देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना है, ये ऐसी नजर आ रही है। और ये भी कैसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और बाहर क्या है, ये सेल ऑर्गेनेलीज अपनी बन चुके हैं, ये अपनी सेल ऑर्गेनेलीज बन चुके हैं। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी की बात करें तो क्या होगा, देखो प्लॉइडी की बात करें तो क्या है, ये क्या है 1, ये क्या है 2, मतलब इस सेल में कितनी है, क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो क्या होगा 2n होगा डिप्लॉइड। और ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी आइडेंटिकल है, ये भी 2n होगी, बिल्कुल क्लियर। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो क्या है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 2C, ठीक है। और इसमें बिल्कुल होगा 2C, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि हम इस सेल से चले थे और इन 2 सेल्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, माइटोसिस में जो प्लॉइडी है वो बिल्कुल सेम है कि डिप्लॉइड से चले तो डिप्लॉइड पे ही आप पहुंचोगे माइटोसिस के रिजल्ट से। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, अमाउंट ऑफ डीएनए है, वो हाफ हो चुका है। 4C 4 क्रोमेटिड थी, अब क्या है, एक सेल में सिर्फ 2 ही क्रोमेटिड बची है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, अपना हाफ हो चुका है, तो ये माइटोसिस बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि माइटोसिस को हमें कराना पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जब बिगड़ने लग जाए तो उस रेशियो को ठीक करने के लिए क्या होती है, माइटोसिस होती है। सेल डिवाइड होगी तो अच्छे तरीके से चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल रिपेयर। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उसका जहां भी चोट लगेगी उसको, इंसान को, तो क्या होगा, उसकी सेल की डेथ होगी, है ना। किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको चोट लगेगी, जहां पे चोट लगी तो वहां पे क्या होगा, सेल की डेथ होगी। अब उन सेल को रिप्लेस भी तो करना है, रिपेयर भी तो करना है, मतलब नई सेल भी तो आएंगी, है ना। तो आपने देखा होगा 3-4 महीने बाद एक्सीडेंट के दोबारा से पूरा ठीक हो जाता है। तो सेल रिपेयर किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से, नई सेल डिवाइड कर करके नई सेल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो फॉर एग्जांपल प्लांट है, अब प्लांट की हाइट बढ़ती जा रही है, कुछ सालों में प्लांट बहुत लंबा हो जाता है और बहुत उसकी विड्थ, उसकी मोटाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। देखो सिंपल सा फंडा
फंडा है, जब तक रिप्रोडक्शन, गैमीट्स, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात ना की जाए तब तक क्या होता है, माइटोसिस ही होती है ना। रिप्रोडक्शन, गैमीट्स, जेनेटिक वेरिएशन, ये सब किस में होता है, अपने मियोसिस में। चलिए दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा अब वो एनसीईआरटी में भी देख लेते तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, एक एक वर्ड कवर होगा और कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, हाइलाइटर्स ले लो, पेंसिल ले लो। पूरी एनसीईआरटी देख सकते हो, हाईलाइट मैंने अच्छे से कर रखी है, तो कहीं पे भी दिक्कत आने नहीं वाली है। पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करके लाए, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे हाईलाइट करने में। आप लोग साथ साथ में कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में बच्चों के साथ, जो कि मैंने देखा कि जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना तो सब समझ आ जाता है, पर बाद में भूल जाते हैं कौन सी फेज़ में क्या हुआ, कौन सी स्टेज में क्या हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल भी मतलब छुआ तक नहीं है तो भी ये चैप्टर आप लोगों को एकदम समझ आ जाएगा। पूरी कोशिश करूँगा, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते, चैप्टर को सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली लाइन पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इन डीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यार ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, बस यही लिखा है। साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। जिसका मतलब कि सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है और बना सकता है मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि होती है सेल साइकिल। तो ये तो हमें पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी से ही सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवीजन ऑफ सेल में ही ये सारे प्रोसेस हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होती है। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। इसका मतलब क्या है, जब सेल साइकिल हमारी होती है ना तो पूरा का पूरा सेल डिवाइड करता है, उसका डीएनए भी डिवाइड कर जाता है। डीएनए में जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड कर जाता है। और सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ मतलब जब सेल साइकिल होती है ना तो जिस सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं, वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसे हम कह देते हैं सेल ग्रोथ, जिसका मतलब साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो भी इंक्रीज करता है, उसे हम सेल ग्रोथ कह देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का कोऑर्डिनेटेड वे में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होंगे तो डिवीजन सही से नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए होता है करेक्ट डिवीजन, क्योंकि जितने भी जीनोम्स हैं, जिसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटैक्ट रहे, कोई म्यूटेशन ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि अगर सेल साइकिल कभी कभार ढंग से नहीं होती है ना तो बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बाद में आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखना है कि सेल साइकिल के अंदर हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होती है। तीन चीज़ें हमारी सेल साइकिल के अंदर टेक प्लेस करती है। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, इज नोन एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जहाँ पे सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज करता है सेल ऑर्गेनल्स को, और दो डॉटर सेल में अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है, उसे हम कह देते हैं सेल साइकिल। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बाद में जाके हमें समझ आएगा कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूस क्यों होती है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। पूरी सेल साइकिल में सेल ग्रोथ तो मतलब हर फेस में होती रहती है, फेजेस में डिवाइड होती है, हर फेस में सेल ग्रोथ तो होती ही है। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस ओकर ओनली वंस, ठीक है ना। सेल ग्रोथ हमारी चलती रहती है, बट जो डीएनए का सिंथेसिस है ये सिर्फ एक ही बार होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, बाय और कॉम्प्लेक्स सीरीज। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है जिससे हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। दीज इवेंट्स आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो ये हमारे जीन्स के कंट्रोल में होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है पूरा का पूरा इवेंट्स। इसका जाता है हमारा मेन में, जो कि होती है फेजेस, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे तीन फेजेस होते हैं, जो कि होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। उसके बाद आता है M फेज, जिसे हम माइटोसिस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, माइटोसिस। इसके बाद एक मियोसिस भी आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्चुअल है, वो पूरा का पूरा समझा देंगे। जहाँ पे आपको हमेशा से दिक्कत आई है, इस वीडियो के बाद वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। पहले पढ़ लेते हैं नॉर्मल सेल साइकिल। तो ये याद रखना है यार, क्वेश्चन बनते हैं आपसे नीट में, ठीक है ना। ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो 24 आवर्स लेते हैं डिवाइड करने के लिए। सेल डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स। जो ये सेल होता है उसका टाइम होता है 90 मिनट्स, ठीक है ना। सेल साइकिल दो फेस में डिवाइड होती है, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में आते हैं हमारे यहाँ पे देख सकते हो G1, S और G2, और एम फेस में जिसे हम माइटोसिस फेस बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेस होता है, ठीक है ना। तो एम फेस
जिसे हम एक्चुअल सेल डिवीजन जहाँ पे होती है और माइटोसिस होकर, ये वो फेज होता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इंटरफेस। इंटरफेस दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेस है। एम फेस के बाद भी इंटरफेस हमारा चालू हो जाता है और एम फेस से पहले भी इंटरफेस होता है, तो एक एम फेस होता है। यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये समझाई देता हूँ मैं इधर। यहाँ पे आया हमारा इंटरफेस, ठीक है ना। इंटरफेस के बाद हमारा हो जाता है एम फेस। एम फेस के बाद हमारा फिर से इंटरफेस होता है। इंटरफेस के बाद हमारा फिर से एम फेस आ जाता है। तो ये एक एम फेस, ये दूसरा एम फेस, इसके बीच में आता है हमारा इंटरफेस। तो आई होप ये वाली लाइन क्लियर होगी। उसके बाद इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट डैट इन 24 आवर्स की जो ह्यूमन सेल की साइकिल होती है, इसमें से जो सेल डिवीजन या फिर एम फेस होता है, ये सिर्फ 1 घंटे का होता है, जिसका मतलब जो इंटरफेस होता है वो हमारा 95% से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है सेल साइकिल का। तो ये भी याद रखना क्वेश्चन बनता है। हाईलाइट मैंने जो कर रखे हैं ना वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो तो मतलब याद करने ही करने हैं। वैसे याद करने के चैप्टर में यार ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर डिवाइड करता है, न्यूक्लियर के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, फिर 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम का नंबर, उसे हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कि हमारी स्टेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है ना। टोटल 4 स्टेजेस में के अंदर हमारी कैरियोकाइनेसिस डिवाइड होती है। और एम फेज खत्म कब होता है? वो होता है साइटोकाइनेसिस के बाद। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवीजन के लिए, और इस फेज के अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, बट सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेस में ही होती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो इंटरफेस होता है वो रेस्टिंग फेस होता है। इंटरफेस इज रेस्टिंग फेस, पर इसे हम इनएक्टिव फेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल एक्टिव तो है इसके दौरान, ठीक है ना। सेल ग्रोथ हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है, इसलिए हमने बोला था सेल ग्रोथ जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंटरफेस में भी आप देख सकते हो सेल ग्रोथ हो रही है, और एम फेस में भी सेल ग्रोथ होती है, क्योंकि वहाँ पे तो सेल पूरा डिवाइड करता है, तो वहाँ पे तो सेल ग्रोथ हम बोलेंगे ही। ग्रोथ होता है किसी भी चीज़ का नंबर में भी बढ़ना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ता है, वहाँ पे नंबर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अब इंटरफेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जहाँ पे आ जाता है हमारा G1, S और G2। G1 फेज को पढ़ते हैं। G1 फेज, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्यों बोला, ये एस फेज पढ़ने के बाद आपने समझ आ जाएगा। अभी ये समझो कि जो G1 फेज होता है, ये यहाँ पे देख सकते हो G1 फेज, ये है हमारा एम फेज। तो एम फेज और एस फेज, इन दोनों के बीच में आता है हमारा ये G1 फेज। तो एस फेज को ही हम बोल देते हैं सिंथेटिक फेज या फिर डीएनए रेप्लिकेशन फेज, क्योंकि एस फेज के अंदर हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, एम फेज के अंदर हमारा सेल डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि G1 के बाद एस फेज आता है, वहाँ पे होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। G1 फेज को हम मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस बोलते हैं, एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे होती रहती है। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे हम इंटरफेस को इनएक्टिव नहीं बोलेंगे, इंटरफेस जो होता है वो एक्टिव होता है। यहाँ पे G1, S और G2, ये तीनों के तीनों फेस जो होते हैं वो एक्टिव फेस होते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिकली यहाँ पे सेल एक्टिव होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पे होती रहती है। इसके बाद बात करें एस फेस, इसे हम सिंथेसिस फेस भी बोल देते हैं, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस या फिर कह लो रेप्लिकेशन यहीं पे होती है। यहाँ पे हमारा डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, ठीक है ना, बट अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इनिशियल अमाउंट हमारे डीएनए के अंदर 2C था, तो वो 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा बट समझना है इस चीज़ को। यहाँ पे देख सकते हो ये एक सेल है, ठीक है ना। सेल के अंदर हमारा क्रोमेटिड होते हैं, ये मान लो 2 क्रोमेटिड है, और बीच में होता है हमारा यहाँ पे सेंट्रोमियर, जहाँ से क्रोमेटिड बने होते हैं। अब एस फेस के बाद यहाँ पे क्या होता है इनका, वो आप लोग देखना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे मैंने बनाया दोबारा से क्रोमेटिड। अब होता क्या है, यहाँ पे एक और क्रोमेटिड आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोमेटिड की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स यहाँ पे भी एक ही रहेंगे। सेंट्रोमियर होते हैं जहाँ पे क्रोमेटिड जो आके अटैच होती हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड सेम रहेंगे, बस ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये आके अटैच हो जाता है, ठीक है ना। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ
थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे। यहाँ पे एक क्रोमेटिड के अंदर हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले सेल की बात करें इस वाले की, इसके अंदर टोटल कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है ना, दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमेटिड हैं, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी दो होंगे, ठीक है ना। अगर हम इस वाले सेल की बात करें, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पे ध्यान देना, क्रोमोसोम नंबर 2 है, पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे 4 हैं, 4 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमोसोम्स। अब बताओ यहाँ पे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने होंगे, तो 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। जितने क्रोमेटिड उतने डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सेल का नंबर क्यों सेम रहता है और क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली। तो अब चलते हैं हमारा एनिमल सेल के अंदर। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, यहाँ पे ना हमारे सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में हमारा सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, पर एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल भी मिल जाते हैं। सेल द यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सेल द यूनिट की भी वन शॉट आने वाली है कुछ टाइम में ही, ठीक है ना, जल्दी अपलोड कर देंगे उसको भी, तो आपको यहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी एस फेस के अंदर ही होती है। एस फेस में हमने पढ़ा था डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो हमारी न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और याद ही क्या रखना है यार, सेंट्रियोल यहाँ पे देख लो, मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही तो हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, अभी आपको बना के दिखाया, ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, ये हमारा डीएनए है। और अगर हम सेंट्रियोल की बात करें, वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सेंट्रियोल, 90 डिग्री पे लगे होते हैं, दो होते हैं एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स, दिस इज नोन एज सेंट्रियोल, ठीक है ना। दो सेंट्रियोल होते हैं तो ये लगे रहते हैं, तो इनका डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होगा और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड करेंगे। एस फेस क्लियर हो गया, जी1 फेस क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा जी2 फेस पे। तो जी2 में होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस। जी2 में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि हमें माइटोसिस में हेल्प करेंगी, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और सेल ग्रोथ जो है वो एस और जी2 में भी कंटिन्यू करती रहती है। जी1 में हमने पढ़ा था सेल ग्रोथ होती है, जी2 में भी सेल ग्रोथ होती है, और एस में भी मैंने बोला था ना कि सेल ग्रोथ चलती ही रहती है, इसलिए हम पूरी साइकिल को एक्टिव तो बोलेंगे ही। अब एक थोड़ा सा बाहर जाते हैं एनसीईआरटी के। अगर हम जीवन की बात करें, इसमें ना सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस होती है और मैक्सिमम होती है। जीवन के अंदर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस हो जाती है। अगर हम एस फेस की बात करें तो सिंथेसिस नहीं होती है सेल ऑर्गेनल्स की। बट जी2 की बात करें ना, जो लेफ्ट ओवर होते हैं, 3 ही ऑर्गेनल्स बचे हुए होते हैं, उनकी सिंथेसिस जी2 के अंदर होती है। और अगर आपको मैं बताऊं कि ये 3 कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं यार हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और हमारे गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। इन तीनों की सिंथेसिस जी2 में होती है और सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे जी1 में हो जाते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं मैक्सिमम सेल ग्रोथ वो भी होती है हमारे जीवन में। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जीवन के अंदर हमारी मैक्सिमम सेल ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मार्क्स पढ़ लेते हैं, पूरी एनसीईआरटी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो देयर सेल्स, पढ़ लिया यार, सेल साइकिल के थ्रू होता है, ठीक है ना, डिवाइड करता है सेल। डू ऑल प्लांट सेल डिवाइड ऑल द टाइम, नहीं, सारे प्लांट सेल ऑल द टाइम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड नहीं होते, कुछ सेल होते हैं जो कंटिन्यू करते रहते हैं डिवाइड होना, वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, ठीक है ना। कैन यू नेम एंड लोकेशन, तो नेम होता है इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लोकेशन की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स के अंदर, एपिकल और शूट ग्रोथ होती रहती है, तो ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसा कि मैंने बोला इसे प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स के अंदर हमारे ये एब्सेंट होते हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, अब बात करते हैं हमारा जी नोट फेस की, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस होता है, ठीक है। सम सेल्स इन अडल्ट डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, तो अगर हम बात करें हर्ट सेल्स की, हर्ट सेल के साथ एक और सेल होता है, इट इज़ नर्व सेल, तो हर्ट सेल और नर्व सेल हमारे डिवाइड करते ही नहीं है, तो इससे हम बोलते हैं कि ये परमानेंटली जी नोट फेस में चले जाते हैं। जी नोट फेस अभी देखेंगे क्या है, बस ये समझ लो कि ये दोनों सेल परमानेंटली जीवन में जी नोट में होते हैं, ठीक है ना। बट मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, ओकेजनली कब, जब इंजरी हो जाती है या कोई सेल की डेथ हो जाती है तो हमें और सेल्स चाहिए होते हैं, तो वो बनाने के लिए तभी ये सेल डिवाइड करते हैं, जब सेल्स को रिप्लेस करना होता है। इन्हें हम बोलते हैं टेम्परेरीली, टेम्परेरी के लिए ये जी नोट में जाते हैं, जब चाहिए वापस भी आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें जी नोट फेस की, वो होता है सेल्स दैट
do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage और G नोट phase। ठीक है ना, हमारा इंटरफेस जो था वो एक्टिव था। अगर हम क्विसेंट स्टेज की बात करें, ये होता है हमारा इनएक्टिव। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो मेटाबॉलिकली यहाँ पे भी एक्टिव रहेंगे सेल, क्योंकि ये दोबारा तो आ सकते हैं, इनके अंदर सेंस होती है। अगर प्लांट को चाहिए होता है तो वो दोबारा से बुला लेगा। हमारी स्किन, जैसे कोई स्किन पे चोट लगती है तो हमारा एपिडर्मिस डैमेज होता है, एपिडर्मिस के सेल को रिपेयर करना होता है, तो वो डिवाइड करते हैं, नहीं तो वो जी नोट में पड़े रहते हैं। समझ आया? बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। अब चोट लगेगी तो डिवाइड करेंगे, जब इनको बोला जाएगा तब ये डिवाइड करेंगे। आई होप क्यू नोट जी नोट समझ आ गया होगा। अगर हम जी नोट की बात करें, एक और चीज़ बता देता हूँ। G1 के बाद जैसा कि लिखा हुआ है एग्जिट G1 फेज, तो G1 के बाद ही G नोट में जाया जाता है। अगर सेल एक बार S फेज के अंदर चले गया तो उसका डिवाइड होना पक्का है, तो वो सेल साइकिल को एग्जिट नहीं कर सकता। एक बार S फेज में एंट्री हो गई तो वो पूरी सेल साइकिल में जाएगा। G1 फेज में उसके पास चॉइस होता है कि वो सेल साइकिल करना चाहता है कि वो डिवाइड नहीं करना चाहता। इसके बाद बात करें इन एनिमल सेल्स, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या होता है? जो जर्म सेल के अलावा होते हैं। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स मींस, डिप्लॉयड मतलब 2n। जैसा कि हमें पता है जो जर्म सेल्स होते हैं वो n होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड सेल्स के अंदर हमारा एनिमल्स में ये नहीं होती है, बट एक एक्सेप्शन है, डेट इज़ मेल हनी बीज। मेल हनी बीज में यहाँ पे डिप्लॉयड के अंदर भी हो जाती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में हमारी माइटोसिस होती है। अब आते हैं हमारा एम फेस के अंदर, जो कि एनसीईआरटी ने खुद भी बोला हुआ है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअली बैठना अच्छे से क्लियर कर देंगे, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। और ना इसके एंड में आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे सेल डिवाइड करा है, कहाँ पे डीएनए डिवाइड करा है, कहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए का नंबर क्या है, डीएनए का अमाउंट क्या है, सब कुछ आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड तक वेट करना। एक माइटोसिस का टेबल दिखाऊंगा और एक मियोसिस का टेबल दिखाऊंगा, दोनों एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। अभी एम फेस की बात करते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक फेस होता है मेजर, बिकॉज मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट। ठीक है ना, मोस्ट ड्रामेटिक क्यों बोलते हैं? जैसा कि मैंने बोला, जो जो हमने अभी तक सिंथेसिस करा है ना, सेल ऑर्गेनल मैंने बताया, डीएनए की रेप्लिकेशन बताया, वो सब रीऑर्गेनाइज करते हैं और डॉटर सेल्स में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, सिंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, इट इज़ नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो देख सकते हो, जो जो हमने डबल करा था वो सब दोबारा से सिंगल सिंगल होके, जो डबल करा दोबारा से सिंगल सिंगल होके डॉटर सेल्स में जाता है, इसलिए रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और हमारा क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहता है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। फोर्थ स्टेज, जैसा कि मैंने बोला था, फोर्थ स्टेज होती है न्यूक्लियर डिवीजन की, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये एक पूरा का पूरा प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। जो फोर्थ स्टेज है ये प्रोग्रेसिव होते हैं, बिकॉज कोई क्लियर कट लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे चालू हो गया। जैसे एक खत्म होता है दूसरा चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें 4 स्टेज होती है हमारी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। समझ लेते हैं, आ जाओ, बहुत ही आसान है, लास्ट में टेबल बताऊंगा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। प्रोफेस की बात करें, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होती है, फॉलोज द एस एंड G2 फेस। एस फेस होता है, फिर G1 होता है, एस होता है, G2 होता है, उसके बाद होता है हमारा प्रोफेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। इन एस एंड G2 फेस की अगर हम बात करें, जो डीएनए होता है वो इंटरवाइंड होता है और नॉट डिस्टिंक्ट होता है। इंटरवाइंड का मतलब, अब एक और चीज़ समझ लो, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, अगर कहीं डीएनए ऐसा पड़ा हुआ है, ये देखो खुला खुला, और एक ही जगह डीएनए ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हो क्या डिफरेंस है दोनों में। लेंथ लगभग सेम ही होएगी, बट यहाँ पे कोइल्स कम है। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोइल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कोइल्स ज़्यादा हैं, तो इसे हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। जो लंबे वाला दिख रहा है ये होता है हमारा क्रोमैटिन, और ये जो कंडेंस होता है इसे हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। और सेल के अंदर ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ऐसे एक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, या फिर कहीं ऐसे भी बना होता है, ऐसे आप लोगों को दिखता होगा बुक्स के अंदर, ये दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है ना, और ये जो थ्रेड की तरह होता है इसे हम क्रोमैटिड बोल देते हैं। तो एस और G2 में हमारा क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा होता है। तो ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं इंटरवाइंड। ये एक के अंदर एक ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, उलझे हुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं, थ्रेड्स की तरह होते हैं, उलझे होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं इंटरवाइंड। और डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं थ्रेड्स की तरह से उलझे हुए, इसलिए हम बोल देते हैं नॉट डिस्टिंक्ट। अब प्रोफेस में क्या होता है, इनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये अलग अलग होंगे और ऐसे धीरे धीरे कोयल करना शुरू कर देंगे और अपने आप को वही हमारे ऐसे एक्स स्ट्रक्चर्स में बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ पाए। बिकम्स अनटेंगल्ड।
यहाँ पे अनटैंगल्ड हो जाते हैं। SOG2 में क्या था, टैंगल्ड थे, मैंने दिखाया उलझे हुए थे, टैंगल्ड थे। यहाँ पे आके ये अनटैंगल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, फिर वो क्रोमोसोम बनाते हैं। द सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, जैसे कि मैंने बोला सेंट्रियोल जो है एस फेज में डुप्लीकेट करते हैं, तो सेंट्रियोल प्लस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, उसे बोल देते हैं हम पूरा सेंट्रोजोम। और जो ये डुप्लीकेट हुए थे हमारे, दो बन गए थे, ये बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में मैं आपको प्रोफेस की पिक्चर दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, यहीं पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल्स बने थे, सेंट्रियोल के ऊपर ये साइटोप्लाज्म का होता है, इसे हम बोल देते हैं पूरे के पूरे को सेंट्रोजोम। तो ये मान लो दो सेंट्रोजोम हो गए हमारे। अब होता क्या है, ये ओपोजिट पोल्स की तरफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये वाला दूर जाना शुरू कर देता है, तो ओपोजिट पोल्स में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, बिगिन टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल द कंप्लीशन। अब कंप्लीशन क्या क्या चीज़ें मार्क करेंगी वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल मटेरियल बोला हमने, मतलब क्रोमैटिन, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, जिसे हम माइटोटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। टू क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। टू क्रोमैटिड्स, जैसा कि मैंने आपको वहीं पे समझा दिया था, यहाँ पे होता है एक क्रोमैटिड, यहाँ पे होता है एक क्रोमैटिड, तो एस फेस में क्या होता है, यहाँ पे दूसरा क्रोमैटिड भी आ जाता है, दूसरा क्रोमैटिड भी आ जाता है। तो एक सेंट्रोमियर पे हमारा एम फेस के अंदर, या कह लो प्रोफेस के अंदर, यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स होते हैं एक के ऊपर। दूसरा मैं हटा ही देता हूँ, आप लोगों को फालतू का कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे अगर हम एक ही की बात करें, यहाँ पे एक ही देखो, तो यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स होते हैं, ये क्रोमैटिड नंबर 1, ये क्रोमैटिड नंबर 2। सेंट्रोजोम which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole. Each centrosome radiates out microtubules called ester. Two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. तो यहाँ पे completion की बात कर रहे हैं, मतलब लेट प्रोफेस की बात कर रहे हैं। अब हम लेट प्रोफेस में आते हैं। लेट प्रोफेस में क्या होता है ना, यहाँ पे एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे, ठीक है ना। एक और डिफरेंस यहाँ पे आप लोग देख लेना। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे येलो येलो दिख रही है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बोल देते हैं क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन अर्ली प्रोफेस। बट अगर हम बात करें लेट प्रोफेस की, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। प्रोफेस के बाद मेटाफेस आता है, मेटाफेस में ये पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, और हम बोल देते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो हमारा साइटोप्लाज्म में आ चुका है, ठीक है। न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है फिर। अब मैं आपको बता रहा था कि लेट प्रोफेस में यहाँ पे जो हमारा सेंट्रियोल होता है, जिसे हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, ये ऑपोजिट पोल पे आ चुका होता है, ऑपोजिट पोल पे आ जाता है, और ये निकालता है एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज निकलती है यहाँ से, एक एस्ट्रल रे यहाँ से निकली, इस पूरे को हम बोलते हैं, जो मैं लाइंस बना रहा हूँ इसे हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। और एस्ट्रल रेज यहाँ पे लिखा हुआ होगा माइटोटिक एपरेटस ये फॉर्म करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एस्ट्रल रेज टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस। टू एस्टर्स क्यों बोला, एस्ट्रल रेज को हम एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसे टू क्यों बोला, क्योंकि दो सेंट्रोजोम्स है ना, यहाँ पे देख सकते हो दो सेंट्रोजोम्स हैं, यहाँ पे सेंट्रोजोम नंबर 1 और यहाँ पे सेंट्रोजोम नंबर 2, तो दो ही एस्टर्स बनेंगे, और ये एस्टर्स और यहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलने भी शुरू हो जाते हैं, जो कि जाके क्रोमोसोम्स पे अटैच होंगे, अभी अटैच नहीं होंगे, बाद में जाके अटैच होंगे। तो इस पूरे को बोल देते हैं हम एस्टर रेस प्लस हमारा स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया गया। अब बात करते हैं एंड ऑफ प्रोफेस। एंड में जैसा कि मैंने बोला हमारा न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मान लो न्यूक्लियस यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ प्रोफेस हमारा खत्म हो जाता है। अब चलते हैं मेटाफेस के अंदर, जब न्यूक्लियर एनवलप पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है और क्रोमोसोम स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसे हम बोल देते हैं स्टार्ट ऑफ मेटाफेस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम क्लियरली ऑब्जर्व होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। हम क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स को इस स्टेज में देख सकते हैं और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम भी
इसी में स्टडी होती है। अगर कोई पूछे कि क्रोमोसोम का साइज कहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में कहाँ पे अच्छे से विजिबल होता है, मॉर्फोलॉजी कहाँ पे स्टडी होती है, हम बोल देंगे मेटाफेज। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर पे टू सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसके बीच में होगा सेंट्रोमियर। और ये दे यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे मेटाफेज। मेटाफेज में ट्रांजिशन टू मेटाफेज है और ये फाइनल मेटाफेज है। ट्रांजिशन में देख सकते हो ये होता है हमारा बीच में सेंट्रोमियर और दो क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड यहाँ पे, सेकंड क्रोमैटिड। और ये जो रेज निकल रही हैं ये देख सकते हो, इसे हम एस्टर्स बोलते हैं और एस्टर्स से निकलती हैं, ये देख सकते हो ये होता है हमारा स्पिंडल फाइबर। तो एस्टर्स, दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स मिलकर बनाते हैं माइटोटिक एपरेटस। यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स आके जुड़ जाते हैं, इसे हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। और ये होती है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर्स के ऊपर ही आके स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स कम एंड लाई एट द इक्वेटर। मेटाफेज में इक्वेटर पे आके लाई हो जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं और एक प्लेट फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। Each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole. Its sister chromatid is connected by kinetochore to the spindle fibers from the opposite pole. The plane of alignment of the chromosome is known as metaphase plate. तो यहाँ पे देख सकते हो जब मेटाफेज, जिसे हम बोल सकते हैं एंड ऑफ मेटाफेज, यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये पूरी की पूरी प्लेट जहाँ पे क्रोमोसोम आ चुके हैं, इसे हम बोल देते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज प्लेट इसे हम बोल देते हैं, ये होती है हमारी मेटाफेजिक प्लेट। इससे अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मेटाफेजिस की, यही होते हैं कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स पे अटैच हो जाती है और हमारी मेटाफेज प्लेट बन जाती है स्पिंडल इक्वेटर पे। अगर हम बात करें एनाफेज की, यही फेज होता है जहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसे हम एक्चुअल सेल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। ऑन सेट ऑफ एनाफेज पे स्प्लिट हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स साइमल्टेनियसली, सारे साथ में स्प्लिट होते हैं, हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम का एक बार मैं आपको मतलब समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाके। तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करें तो बीच में हमारे मेटाफेज प्लेट के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स लग रखे थे, अगर आप लोगों को पता हो, और यहाँ से जुड़ रखा था हमारा स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर ने क्या करा, दोनों पोल से इनको खींच लिया, तो एक क्रोमैटिड यहाँ पे इस साइड चलेगी और दूसरी क्रोमैटिड यहाँ पे दूसरी साइड चले जाती है, इसे हम बोलते हैं, ये रही दूसरी क्रोमैटिड, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये एक क्रोमैटिड, इसका दूसरी क्रोमैटिड ये रही, तो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मतलब एक तरह से एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। अभी हम आपको समझा दो, कॉम्प्लेक्स है कंसेप्ट, पूरा का पूरा क्लियर करके देंगे, टेंशन मत लो। एंड two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite pole। ये आप लोगों को दिखा दिया मैंने। moves away from the equator plate, इक्वेटोरियल प्लेट से ये लोग दूर चले जाते हैं। तो सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, लीडिंग एज और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। ये चीज़ भी ज़रूरी है पढ़नी कि यहाँ पे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड अगर आप करो। अगर मैं और जूम यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये सेंट्रोमियर था हमारा, ये सेंट्रोमियर आगे की साइड है और टेल्स जो हैं इसे हम टेल्स बोल देते हैं। क्रोमैटिड्स के दोनों फेसेस को हम टेल्स बोल देते हैं। ये टेल्स पीछे की साइड, इधर भी अगर हम देखें तो ये सेंट्रोमियर ये आगे की साइड हेड कर रहा है, आगे की साइड जा रहा है, और टेल्स हमारी ऐसे पीछे की साइड है। अब ये वाली लाइन भी आप लोगों को क्लियर होगी। इसके बाद बात करेंगे एनाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट, chromatid move towards the opposite pole। ओके, सो अब हम लोग आते हैं टीलोफेज के ऊपर। टीलोफेज तो यार आप सबको पता ही है। सिंपली यहाँ पे जो हमारा सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि टीलोफेज में आके हमारा कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है। क्रोमोसोम रीच देयर रिलेटिव पोल्स, रिस्पेक्टिव पोल्स, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। डीकंडेंस का मतलब जो हमारे कोयल हुए थे क्रोमोसोम्स, कोयल होके हमारा ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वो दोबारा से ऐसे थ्रेड लाइक बन जाते हैं, इसे हम बोल देते हैं डीकंडेंस होना। और क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं, जिसका मतलब क्रोमैटिन में बन जाते, क्रोमैटिन बन जाते हैं वो। देन द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं, क्रोमैटिन दिखता है, जिस यहाँ पे हमने बोल दिया क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स।
chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स, तो जो जो प्रोफेस में ख़त्म हुआ था, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये सब रीफॉर्म हो जाते हैं. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई. यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा टीलोफेज. टीलोफेज, यहाँ पे येलो कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वापस जा चुके हैं अपनी अपनी जगह पे. ये जो क्रोमोसोम है ये हमारा पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंप्लीट हो चुका है. ये इसके अंदर क्रोमोसोम पड़े होंगे ऐसे थ्रेड्स की तरह, एक न्यूक्लियोलस भी होगा. तो ऐसा ये हो जाता है. अब इसके बाद आती है हमारी साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है. साइटोकाइनेसिस ये भी हमारा टीलोफेज में ही होती है, क्योंकि 4 स्टेज बताई जाती है. कैरियोकाइनेसिस कोई अलग से स्टेज नहीं है, टीलोफेज के अंदर ही हम साइटोकाइनेसिस को इंक्लूड कर देते हैं. साइटोकाइनेसिस पहले एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे कि क्रोमोसोम नंबर और क्रोमैटिड के नंबर का यहाँ पे क्या हाल रहता है. अगर हम बात करें एनाफेज की, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो क्रोमोसोम थे ना एनाफेज से पहले, वो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे पड़े हुए थे. अगर मान लो 2 थे ना पहले, एनाफेज से पहले 2 थे, तो बाद में क्या होता है, ये अभी सेल तो डिवाइड करा नहीं है तो अभी तो एक ही सेल बोलेंगे, तो ये बाद में ऐसे अलग अलग हो गए. देखो तो मैंने क्या बोला था, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेंट्रोमियर है. 2 सेंट्रोमियर विच मीन्स 2 क्रोमोसोम्स. यहाँ पे हमारे पास कितने सेंट्रोमियर है, एक बार गिनो. यहाँ पे हमारे पास 4 सेंट्रोमियर हो गए, जिसका मतलब 4 क्रोमोसोम्स हो गए. अगर यहाँ पे n क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पे जाके 2n क्रोमोसोम्स हो गए. समझ गए. तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डबल हो जाता है. और बट यहाँ पे डीएनए का कंटेंट सेम रहेगा. अगर यहाँ पे 10C डीएनए का कंटेंट था तो यहाँ पे हो जाएगा 10C. डीएनए का कंटेंट सेम रहेगा, क्योंकि यार क्रोमैटिड डबल थोड़ी हुई, उतनी क्रोमैटिड है उतना ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डबल हुआ. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो गया यहाँ पे 8. इस वाले सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 क्रोमोसोम्स हम बोलेंगे. अब अगर हम आए, ये सब मिटा देते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है बहुत ही बेकार सा, ये सब हटा देते हैं. अब अगर हम बात करें टीलोफेज की, टीलोफेज पे भी सेम रहता है, बट साइटोकाइनेसिस के बाद जब ये डिवाइड कर जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी, इसके बाद एक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम हो जाएगा. यहाँ पे हमने कितना देखा था, 10C था ना, यहाँ पे आके हाफ हो जाएगा, डेट इज़ 5C हो जाएगा. ये मैं बात कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस के बाद, जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर चुका है और 2 सेल बन चुके हैं. यहाँ पे हो जाएगा 5C, और जो हमारा N से 2N हुआ था ये वापस से पेरेंट सेल जैसा N हो जाएगा. तो आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा. साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं. यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग साइटोकाइनेसिस होती है. माइटोसिस एंड accomplish not only when karyokinesis occur but after the cytokinesis, that is separation of cytoplasm, at the end of which cell division gets completed. एनिमल सेल में फरो मेथड होता है, क्लीवेज फरो मेथड जिसे हम बोल देते हैं. फरो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड जॉइन एट द सेंटर. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये सेल है तो एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ सेंटर पे एक फरो बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये ग्रेजुअली छोटी होती रहती है और अल्टीमेटली बीच में आ जाती है, और सेल पूरा का पूरा अपने आप ही गोल से ऐसा सा डिवाइड हो जाता है. तो दिस इज़ नोन एज क्लीवेज फरो मेथड. अगर हम बात करें प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बट उसके ऊपर होती है सेल वॉल, जो कि इनएक्सटेंसिबल होती है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होती, तो वो ऐसे अंदर की साइड क्लीवेज नहीं फॉर्म कर सकती. इसलिए यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड. वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड. अगर मैं समझाना चाहूँ, अगर ये हमारा सेल था जहाँ पे ये न्यूक्लियस हमारे पड़े हुए हैं अलग अलग, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ तक साइटोकाइनेसिस तक आते आते, बट कुछ स्पिंडल फाइबर यहाँ पे सेल के बीच में पड़े रह जाते हैं. इसे हम बोल देते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. अब इसके ऊपर आके गोल की बॉडी यहाँ पे, छोटे छोटे गोल की बॉडी यहाँ पे लग जाती है, गोल की बॉडी लग जाती है. इसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये स्पिंडल फाइबर था ये धीरे धीरे सेंटर से पेरीफेरी तक एक्सटेंड होता है. सेंटर से पेरीफेरी तक ये एक्सटेंड होता जाता है और अल्टीमेटली कॉर्नर तक पहुंच जाता है. इसे हम टर्म दे देते हैं मिडल लैमेला. इसे हम बोल देते हैं मिडल लैमेला. और अल्टीमेटली जो सेल है वो पूरा का पूरा डिवाइड कर जाता है. तो
तो ये होता है प्लांट सेल में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कोल्ड सेल प्लेट, इसे हम सेल प्लेट बोल देते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला, जैसा कि मैंने बोला है मिडल लैमेला होती है, तो मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है हमारी सेल प्लेट between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ organisms में karyokinesis के बाद cytokinesis नहीं होती है, जिसके बाद तुम्हें भी पता है क्या ही होगा, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाएगी, जिसका मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर हमने वहाँ पे हाफ करा था, 2n से n लाए थे, पेरेंट सेल जैसा बनाया था, वो नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल रह जाएगा, न्यूक्लियस का नंबर डबल हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंसीटियम। फॉर्मेशन ऑफ सिंसीटियम एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। याद रखना है, ये आगे जाके भी हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में दोबारा से आएगा, सिंसीटियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आई होप यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे। ये तो यार बहुत ही आसान सा पैराग्राफ है, कुछ नई बात इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, सम लोअर प्लांट्स और सम सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिल जाती है। जैसा कि हमने बात करा इंसेक्ट्स में मेल हनी भी यहाँ पे एग्जाम्पल होती है। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। माइटोसिस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डॉटर सेल्स हमारे पास बनती हैं, दो, एक की दो जो बनती है, वो दो आपस में भी सिमिलर होती हैं और पेरेंट्स से भी रिजेंबल करती है, पेरेंट्स के भी सिमिलर होती हैं। तीनों सेल्स जिसके हम बात करें, पेरेंट एंड दो डॉटर, ये तीनों सेल आपस में सिमिलर होती है। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। The growth of multinuclear organisms is due to mitosis. Cell growth result in disturbing the ratio between nucleus and cytoplasm, जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये डिस्टर्ब हो जाता है सेल की ग्रोथ से, इंटरफेस में जब सेल ग्रो करता है तो ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए माइटोसिस का होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर दिस रेशियो। अ वेरी सॉल्यूशन टू माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर जैसे कि मैंने आपको बता चुका, सेल रिपेयर का जो जरिया होता है वो होता है हमारा माइटोसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, इनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि स्किन के ऊपर होता है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, स्किन पे चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ गट में हमारा HCl पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, एसिड होता है, तो वो डैमेज करता रहता है वॉल को, और वॉल को दोबारा बनाना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे भी माइटोसिस कंटिन्यूसली होती रहती है। ब्लड सेल की बात करें, आप लोगों को पता ही होगा, RBCs हमारे दोबारा बनते रहते हैं। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम कंटिन्यूअस ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे कि हमने वहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ में।